हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट के लिए हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले। इन शॉर्ट, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोग क्वेश्चंस मैंने पूरे उठाए हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनमें 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से, ओके, वो मैंने सारे एकदम इकट्ठा कर दिए और हम लोग इस वीडियो में उनको डिस्कस करने वाले। तो आई होप आपने भी कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को देखा होगा किसी भी बुक में, कोई भी रेफरेंस बुक में। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी वो क्वेश्चन आप जाके देख सकते हो, या फिर उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को तो ऑब्वियसली चेक कर सकते हो, राइट है या रॉन्ग है, आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। बाकी वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आपको स्क्रीन पर अगर स्लाइड पर दिख रहे क्वेश्चंस अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किए हैं तो आप ऐसे समझ लो कि आपकी ये डीपीपी जैसी ही कुछ है। ओके, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा, पॉज कर लो और उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद आप रिज्यूम करके आप देख सकते हो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो पीछे पीछे आते आते हम लोग 2018 तक पहुंच गए। 2022 से क्या है क्वेश्चन? इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, चलो आगे बढ़ते। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको तो पता है ये ही होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ पूछा है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑन द सेंट्रल एटम क्लोरीन है। ओके, ClF3 में क्लोरीन पर कितने लोन पेयर है? सिंपल, एकदम सिंपल। ClF3 बहुत अभी देखा था हम लोग ने, टेढ़ा हुआ है ना बॉन्ड इसका ऊपर का, फ्लोरीन का बेंट टी शेप। ओके, कितना है लोन पेयर? 1 2, खत्म। 2 लोन पेयर है इसमें ClF3 में। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, B2। ओके, चलो अगला सवाल देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है, हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो इनमें से कौन से पेयर ऑफ स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर एकदम डिट्टो सेम होगा? तो शुरुआत करते हैं आप। चलो अब बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो अब बॉन्ड ऑर्डर हम लोग ढूंढ सकते हैं कैसे? एक तो लुईस वाले स्ट्रक्चर से और दूसरा हम लोग एमओ डायग्राम से ढूंढ सकते हैं। पर अब अगर आप देखोगे यहां पर ध्यान से तो हमारा लुईस वाले स्ट्रक्चर से काम बन रहा है। ओके, कैसे? देखो, ऑक्सीजन O2 जो है, ओके, इसका अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो। ओके, अब ये ऐसा होगा, डायरेक्टली मैं बता दिया कैसे आएगा। चलो बता देता हूं मैं। O2 कैसे करते हैं, 5-6 स्टेप्स हम लोग फटाफट फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं O2 में? 16, करेक्ट। ऑक्सीजन में 6, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 होंगे। ओके, ऑक्सीजन में 1 में 6, 2 में 12, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। फिर 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दूसरा ऑक्सीजन, मतलब सेंट्रल एटम ढूंढना है। तो 2 ही ऑक्सीजन एटम है, तो सेंट्रल एटम अगर सपोज मैंने इसको माना, चलो इसको मैंने सेंट्रल एटम माना, कलर चेंज कर देता हूं इसका, सेंट्रल एटम मैंने इसको माना, ये टर्मिनल हो गया। वैसे तो सेंट्रल टर्मिनल किसको भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा सिंगल बॉन्ड बनाना है। ओके, और उस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है टोटल में से। तो सिंगल बॉन्ड बन गया 2 माइनस, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 माइनस किया टोटल में से, 12 में से 2 गया, 10 बचे। चौथे स्टेप में यही जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है इनको ऐसे अरेंज करना है टर्मिनल एटम्स पर कि उनका ऑक्टेट पूरा हो, और अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो सेंट्रल एटम को दे देना है गिफ्ट करके। तो चलो पहले से टर्मिनल एटम को हम लोग देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग पेयर में इलेक्ट्रॉन्स देंगे इस तरह से कि ऑक्टेट उसका पूरा हो। तो 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे सकते। तो 10 में से मैंने 1 2 3 4 5 6 इसको दे दिए, क्योंकि 7 8 होने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ये बोलेगा बस मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, बस कर, तो बस कर दिया है भाई इसको। तो 6 दिए, अब 4 बचे, तो 4 इसको मैंने 2 दिए, फिर सेंटर वाले को 2 दिए बचे हुए। देने कैसे है? पेयर में ही देने भाई, ये एक ऐसे एक्सेप्ट करते नहीं है। अगर एक ले रहे हैं तो फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के केस हो जाता है, फिर वो बेचारे लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाते। वो जाने दो, वो अलग बात है। तो पेयर में दे दिया हम लोग ने।
अब हो गए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, चौथी स्टेप हो गई हमारी। फिर पांचवी स्टेप में कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किए वो इज इक्वल टू एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो हम लोग ने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किए थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, 1 2 3 लोन पेयर्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 8 9 10 11 12, करेक्ट। और छठवां स्टेप सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं, तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो कैसे पूरा करते, सिंपल है, ये जो टर्मिनल वाला एटम है इस एटम का ओके पर्टिकुलर पेयर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लाना पड़ेगा अपने को इस तरह से कि भाई दोनों का भी ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो, इसका तो ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो, इसका ऑक्टेट पूरा हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको और 2 की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। फिर तो क्या होगा, फिर अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये तो एकदम मस्त मजे में है। अब 2 लोन पेयर लेके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी मजे में ही है, इसका जा रहा है यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो ये ऑक्सीजन और ये 2 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बच गए, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, ये तो चला गया तो 2, तो ये बन गया अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको, सेम टू सेम बना के दिखाया मैंने। इस तरह से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो इस मॉलिक्यूल में ये 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है भाई, 2 बॉन्ड है, 2। चलो, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हुआ, 2। इस तरह से आपको जाना है। ओके, आपको अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद है, दिमाग में चिपक गया तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। अगर थोड़ा बहुत लग रहा है आपको, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो ऐसे सवालों को ना थोड़ा लास्ट में रखा करो, क्योंकि इनमें आंसर जरूर आएगा आपका, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें टाइम थोड़ा बर्बाद हो सकता है आपका अगर स्टार्टिंग में कर लोगे, बाद में आपको टाइम मिले ना मिले, उससे अच्छा आप लास्ट में रखो, फटाफट बाद में कर लेना, लास्ट में पहले छोटी छोटी सम्स फटाफट कर लेना। तो अब देखो इसमें 2 है बॉन्ड ऑर्डर। अब NO प्लस, अब NO अगर देखा हम लोग ने तो ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल था, ओके NO, ओके, पर NO प्लस है ना, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएगा। ओके, हम लोगों ने देखा है लुईस ऑक्टेट रूल वाले एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शनल है NO, सिर्फ NO, ओके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, पर NO प्लस है मतलब अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो कैसे गया देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन घला देना है हमें, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ओके, 5 + 6 11, 11 - 1 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमको ऐसे अरेंज करना है भाई साहब कि हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर मिल जाए। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखो 10 को सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लिया, फिर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम मैंने ले लिया, ओके, फिर ऑक्सीजन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई किसको भी ले लो सेंट्रल, तो मैंने इसको ही ले लिया सेंट्रल एटम। अब किसको भी ले लो सेंट्रल, ऐसा इसमें था, ओके, सॉरी यहाँ पर हमें सेंट्रल चूज करना होगा, फिक्स करना होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम हम उसको लेते हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या फिर उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बन गई बात अपनी। ओके, हाँ, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा तेज हो रहा होगा आपके लिए, अगर आप पहली बार देख रहे हो ये सब चीज़ें, तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आप जाके कॉन्सेप्ट एड ऑन में मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बड़े ही आराम से समझाया है, एग्जाम्पल्स को लेके। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ओके, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपने चीज़ें पढ़ी हुई है। तो पढ़ी होने के बाद भी मैं एक बार आपको रिवाइज कराने के तौर पर ही बताऊंगा, तो थोड़ा स्पीड में ही बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, राइट, ताकि जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा फटाफट समझ में आ जाए। ओके, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब यहां पर देखना ध्यान से, ये इसको मैंने सेंट्रल एटम ले लिया, ओके, फिर तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया मैंने, तो 8 बच गए। अब चौथे स्टेप में 8 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टर्मिनल एटम पर, इस पर कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट, 6 इसको कर दिए, 7 8, ओके, ऑक्टेट इसका पूरा करवा दिया, तो 6 ही हो गए, बचे और 2 8 के लिए, राइट, तो ये 2 मैंने यहाँ पर दे दिए। ओके, चौथा स्टेप हो गया, 5वां, ये 6 7 8 9 10, ओके, और छठवां स्टेप सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करवाना है, तो 2 और 2 4 ही हो गए। अब ऑक्टेट पूरा करवाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से मैं इसको लेके आ रहा हूँ नीचे, ओके, और यहाँ से भी मैं इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो 2 और 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो मैं अगर इसको इसके साथ शेयर करूंगा, इसको इसके साथ शेयर करूंगा ना, तो इसका भी ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि देखो कैसे होगा, देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा दिखा देता हूँ मैं। N, ये तो लोन पेयर इसके ऊपर ऐसे ही चिपका हुआ है, ओके, लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड पहले से ही था, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, करेक्ट, ओके, तो ये तो जो ना चले गए। फिर ऑक्सीजन के साथ क्या बचा, सिर्फ एक ही लोन पेयर या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये बन गया अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इससे आपको पता चल गया क्या, 2 एटम के बीच में, इस मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, 3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। ओके, बॉन्ड ऑर्डर सेम है क्या भाई साहब, सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, पेयर ऑफ स्पीशीज का नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, इस तरह से आपको सारे
मतलब इस तरह से आपको आंसर्स देखते देखते जाना है कि भाई कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है। ओके, इसी तरह से अब CN- और कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखना ध्यान से। ओके, इनके बॉन्ड ऑर्डर दोनों के भी 3-3 होते हैं। ओके, साइनाइड जो है हमारा और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा, ओके, इनका अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे, ओके, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड। ओके, आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। अब बाजू में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप अगर उनको अब आपको अगर चाहिए रहेंगे तो देखो कैसे होगा। अब मैं सिंपल ट्रिक बना देता हूँ आपको, मतलब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप इन स्टेप को फॉलो करके इस पर पहुंच जाओगे बिल्कुल। यहाँ पर भी 6 7 8 6 7 8, ये है साइनाइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, यहाँ पर भी 3। ओके, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर वाले हमें मिल गए स्पीशीज। मैंने ये बताया नहीं आपको डिटेल में जाके, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया देखो आपको कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें भी ऐसे ही आपको करना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है जैसे इस स्टेप में फॉलो किया। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसका तो है ही नहीं तो इसको देखने की जरूरत भी है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फटाक से 2 मिनट में। N2 का देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ओके, 1 2 1 2 6 7 8 6 7 8। ओके, ऐसे यहां पर देखो CN- का ना जो मैंने दिखाया ना, ओके, तो ये CN- को क्या करो मालूम है आप, ये मैंने बॉक्स बना दिया आपको ताकि थोड़ा दिखने में आपको समझ में आ जाए। पर ये CN- है ना, तो पूरा लुईस स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम लोग माइनस लगाते हैं इसके ऊपर, राइट। माइनस है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पहले इंक्लूड कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कार्बन नाइट्रोजन के लिए कितना होगा, 4 + 5 9, 9 में हम लोग 10 लगा देंगे यहीं पर। ओके, तो देखो आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। पर बाद में हम लोग लुईस स्ट्रक्चर लिखने के बाद माइनस साइन लगा देते हैं, उससे हमें कुछ यहाँ पर लेना देना ही नहीं, मैंने बता दिया आपको। तो देखो 3 बॉन्ड ऑर्डर 3 यहाँ पर तो मैंने दिखा दिया, यहाँ पर भी 3 होता है पर यहाँ पर तो इसका कुछ है नहीं, तो ये तो अपना आंसर नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अब देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड सेम चीज, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, बॉन्ड ऑर्डर 3 है पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ना यहाँ पर। अब देखो इसका ना आंसर हम लोग एमओ डायग्राम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो एनओ है ना, ये लुईस का जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं करता बेचारा। ओके, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 5 + 6 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। तो इसको हम लोग एमओ से बता सकते हैं। ओके, पर ये जो इसका एमओ वाला पार्ट है ना, ये एक तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, पहली बात। ओके, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और ये चीज हमें हमारे सिलेबस में पढ़नी नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ने के लिए। ओके, अगर नीट का सिलेबस देखोगे 2022 का भी लेटेस्ट जो रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन, उसमें भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना नहीं है। तो इसमें जाना नहीं हम लोग को डिटेल में, पर मैं फिर भी बता देता हूँ इसका 2.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो ऐसे भी उसका सेम तो है नहीं, तो अपना आंसर तो नहीं आएगा ये। ओके, फिर भी बता दिया मैंने। क्लियर हो गई बात? तो अपना आंसर देखो, सेम बॉन्ड ऑर्डर, ना इसका है ना इसका है ना इसका है, इसका सिर्फ इसका है। ओके, तो पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर ये है। ओके, बी। ओके दोस्तों, आगे अगले वाले सवाल पर जाते हैं। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री इज। ओके, तो इनमें अब कौन से स्पीशीज के पास बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री है? तो ध्यान से देखना, ClF3, अब हम लोग ने बहुत बार इनको देखा हुआ है। ओके, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं इसके, ClF3, राइट, ऐसे ऐसे। ओके, अब हम लोग ने पढ़ा है बेंड टी शेप है, यहाँ पर तो 86 डिग्री है, यहाँ पर इसका भी बॉन्ड एंगल 86 डिग्री है। 120 डिग्री मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। ओके, इन दोनों के बीच में 120 हो सकता, इन दोनों के बीच में 120, इन दोनों के बीच में 120, ऐसा है। ओके, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज है ये। ओके, पर इनके बीच में तो 86 है ना, तो पूरी तरीके से बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री है क्या? नहीं है, तो अपना ये आंसर नहीं होगा। ओके, 120 के आसपास ही होगा इनमें भी। ओके, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, करेक्ट, इसीलिए। अब NCl3 की बात करेंगे हम लोग, तो NCl3 देखो ऐसे NH3 जैसे ही। ओके, और ऊपर लोन पेयर। तो अब इसका क्या है? ट्रिगोनल बायपिरामिडल है, राइट, ये 3। ओके, ऐसे, तो ऐसे देखो, ऐसे ट्रिगोनल बायपिरामिडल शेप है। ओके, ये नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे। ओके, 3 ट्रायंगल और पिरामिड। ओके, इसको पकड़ते नहीं हम लोग, तो ट्रिगोनल बायपिरामिडल शेप है। हमको पता है इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107, राइट, 107 डिग्री के आसपास NH3 में। ओके, तो NCl में भी उसके आसपास ही कुछ होगा, 107 डिग्री के आसपास ही होगा, करेक्ट। तो अब ये वाले में भी 120 है क्या? नहीं है भाई साहब। चलो BCl3 में, अरे ये तो हमारा फेवरेट है, और इसी में 120 पाया जाएगा। देखो 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये पढ़ा है हम लोगों ने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ पर बोरॉन ट्राइक्लोराइड में, ओके, जहां पर
क्लोरीन बोरॉन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा। ओके, और वेस्पर में भी हम लोग ने देखा है। ओके, ट्रिगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, 120 डिग्री है। क्लियर, सिंपल हो गई बात। इसमें है हमारा 120, आंसर ये हमारा हो गया। पीएच3 जो है ये NCl3 जैसा ही है या फिर NH3 जैसा ही है बोलो। ओके, फॉस्फोरस नाइट्रोजन का ही भाई बोलेंगे ना हम लोग, ग्रुप में तो सेम ही आता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, तो NH3 जैसा ही पीएच3 भी है ऐसे ही। ओके, तो इसमें भी क्या है, ट्रिगोनल पिरामिडल, राइट, ट्रिगोनल पिरामिडल 107 के आसपास। ओके, तो इसका भी 120 डिग्री नहीं है। ओके, 107 के आसपास है मतलब 120 डिग्री नहीं है। ओके, चलो, तो ये भी अपना आंसर नहीं है, तो क्या मिला हमें, BCl3 हमारा आंसर है, स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये वाला सवाल ना थोड़ा सा ऐसा जाइंट वाला सवाल है। ओके, तो सवाल देख के तो ऐसा लगेगा नहीं आपको शायद, देखो एक सिंपल सा लाइन में क्वेश्चन है, बाद में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, पर इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो ऐसा वाला सवाल बता देता हूं मैं, पहले पढ़ लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉम्पाउंड्स, ठीक है, ये जो दिए हुए 4 पेयर्स है, इनमें से बोल रहे कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अब ऐसे वाले सवाल ना मतलब नीट वालों के बहुत पसंदीदा सवाल ऐसे लगते हैं। ओके, तो ऐसे सवाल आ भी सकते हैं। ओके, कि अब रीजन ये है, ओके, कि ये सवाल ना थोड़े से ज्यादा टाइम टेकिंग है। ओके, अगर आप बैठोगे और देखना स्टार्ट करोगे तो आपको शायद टाइम लग सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो वैसे तो इसी को फॉलो करना है, खाली पकड़ दिमाग को एकदम कचरा नहीं करके लेना है दिमाग का, फटाफट आंसर तक पहुंच सकते हैं हम लोग, बस दिमाग लगाना है। अब देखो इनमें से कौन से पेयर ऑफ कंपाउंड, ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है। अब यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, ये कौन सा है मालूम है, वो हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल वाला, जैसे कि स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे, एकदम बेसिक सा है। ओके, थोड़ा सा मॉडर्न अब कॉन्सेप्ट्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को, उन स्पीशीज को भी इंक्लूड किया जाता है जिन स्पीशीज का, ध्यान से देखना, 3 चीजें सेम होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अगर स्पीशीज के सेम है। फिर दूसरा नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल है। ओके, और तीसरा है स्ट्रक्चर, सॉरी, ये 3 चीजें अगर स्पीशीज की सेम है तो हम लोग उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ओके, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, इन स्पीशीज में से कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बताने के लिए। अब देखो स्ट्रक्चर सिमिलर है मतलब आइसो स्ट्रक्चरल तो ऑटोमेटिक हो गए। ओके, तो घुमाया है थोड़ा सा क्वेश्चन। अब देखो ये 3 चीजें ढूंढनी है तो सबसे आसान चीज कौन सी होगी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना आसान होगा। इन चारों ऑप्शंस में से जिन भी पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स का नंबर ऑफ एटम्स ही अलग अलग है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते, फटाफट वही एलिमिनेट कर दिया हम लोग ने, पहले यही देखना है। और दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखना है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना भी बहुत आसान होता है। ओके, मुश्किल नहीं होता। इससे अगर आपको पता चल गया कि भाई और कौन से वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, इसके बाद भी अगर बच गया तो भाई स्ट्रक्चर पे आएंगे। ओके, तब स्ट्रक्चर चेक करेंगे फिर जो बचे हैं उनका, नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं। अब ये वाला सवाल देखो, ओके, यहाँ पर 2 स्टेप में अपना काम खत्म, स्ट्रक्चर देखने की जरूरत ही नहीं। देखो अब ये चारों पेयर ऑफ कंपाउंड में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लो। ओके, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, चलो फिर अपने इसमें ये तो आ सकता है भाई आंसर में। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। यहाँ पर देखो 3 और 1 4 एटम्स, और यहाँ पर 3 एटम्स। ओके, तो ये अपना नहीं हो सकता, राइट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले स्टेप में ही गायब है। ओके, अब नंबर ऑफ एटम्स से मेरे को ये बोलना है कि भाई साहब नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, वो भले अलग अलग एलिमेंट के क्यों ना हो, उससे कुछ लेना देना नहीं आपने को। ओके, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। अब ये तो है नहीं, 4 है इसमें, 4 है इसमें, 3 है, तो ये अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, ये गया अपने ऑप्शन में से। चलो अब ये देखो 1 2 3 1 2 3, चलो ये भी हो सकता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ लेते हैं। ओके, इससे तो अपना ये एलिमिनेट हो गया, सी गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में टेलुरियम ग्रुप 16 वाला एलिमेंट। अब मैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने मतलब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने का एकदम सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। ओके, एस और पी ब्लॉक में देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है एस में, और ग्रुप 13 14 15 16 17 18 ये होते हैं पी ब्लॉक वाले, करेक्ट। तो इनके लिए इनका बस ग्रुप नंबर जानना है हमें। ओके, एस ब्लॉक वालों के लिए ग्रुप नंबर मिल गया, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं। ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अगर पी ब्लॉक वाले हैं ना तो हम लोग को ग्रुप नंबर ढूंढना है, जो भी ग्रुप नंबर मिला उसमें से 1 हटा दो। ग्रुप नंबर 13 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, ग्रुप नंबर 14 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 15 है तो 5 है, 16 है तो 6 है, ऐसे। तो टेलुरियम देखो
ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ओके, अब देखो इससे मैं बोलता हूं आपको पीरियोडिक टेबल प्लीज याद कर लो। ओके, इनऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 से ही। क्यों याद कर लो बोल रहा हूं? क्योंकि सवालों में हमें आसानी होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई टेलुरियम अब कहां पर है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, ये सिंपल से आपको ट्रिक पता है, खत्म बात, मिल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेलुरियम का। 16 ग्रुप में है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो फिर 6 होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 है। आयोडीन कितने हैं? आयोडीन ग्रुप 17, 7। ओके, एक का 7, 2 का 14, 14 प्लस 6 कितना होता है? 20, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 डायरेक्टली। अब जेनॉन फ्लोराइड में देखो, जेनॉन ग्रुप 18 का है, ओके 8 लिख दिया। फ्लोरीन ग्रुप 17 का 7 टू द 14, 14 प्लस 8 कितना होता है? 22 होता है, करेक्ट। देखा, यहीं पर मिल गया हमें 20, 22, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, ये भी अपना एलिमिनेट हो गया, खत्म। फिर आगे इस पर आते हैं अब। ओके, IBr2 माइनस XCF2। अब यहां पर देखो आयोडीन कितना है, आयोडीन के पास 17, 7। ओके, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? वो भी ग्रुप 17, राइट, तो 7 टू द 14, बात बन गई। ओके, तो यहां पर 7 टू द 14 प्लस 7 कितना होता है? 21। और एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ध्यान से देखना, माइनस भी है, तो कितना हो गया? 22। क्लियर? अब जेनॉन डाइफ्लोराइड का हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है 22। चलो, ये तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसमें भी, तो फिर देखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं, पर बाद में देखते हो। ओके, ये हो सकता है अपना भाई साहब। ओके, चलो ये वाला देखो, आयोडीन, और यहाँ पर देखो 22, यहाँ पर 22 में लिख देता हूँ। अब IF3 ग्रुप 17, 7 आयोडीन का, और फ्लोरीन का भी 7, 7 3 21 प्लस 7 28, तो यहाँ पर 28 आ रहा है भाई साहब, ये तो अलग है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा नहीं होगा। स्टेप 2 में ये निकल गया। ओके, और फिर ये भी देखो, अब ये तो हम लोग बेरिलियम ग्रुप 2, राइट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ पर 7 टू द 14, 14 प्लस 2 16 होगा, यहाँ पर सेम 22 ही है, सेम नहीं है, ये भी गया। तो देखो इतना करके ही अपने को अपना आंसर मिल गया भाई साहब, ये है हमारा बी आंसर। ओके, क्योंकि बाकी के तीनों तो स्टेप 2 में गायब, तो ये तीनों भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, तो बचाइए कि, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? कुछ ना कुछ तो होगा, यही है। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, मैं समझा देता हूं आपको इसका स्ट्रक्चर भी, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि भाई सच में ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही है। ओके, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही है। देखो, जेनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर, अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालोगे XCF2 का, जो आप इत्मीनान से बैठ के निकालना, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है हमें, बस जेनॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ओके, जाहिर सी बात है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे 8 है, तो कैसे ऑक्टेट इसका पूरा होगा? ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आसपास, 8 से ज्यादा। ओके, तो कितने होते हैं देखो, अगर इसका मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये जेनॉन के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, और ऐसा ये फ्लोरीन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर एक फ्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी 3 पेयर, पर वो दिखाने की हमको जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमें बस मतलब होता है शेप के लिए सेंट्रल एटम से रिलेटेड कितने हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है उससे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कितने? 1 2 3, 3 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स। ओके, तो टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स। ओके, अब 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन मतलब क्या? ट्रिगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, पर ट्रिगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होने के बाद अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर होते तो फिर ट्रिगोनल बाइपिरामिडल हो जाता शेप, पर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर नहीं है, ये लोन पेयर आ गए ना, तो लोन पेयर की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी। इस तरह से अरेंज होगा अपना मॉलिक्यूल की भाई कम से कम रिपल्शन हो। तो कैसे कम से कम रिपल्शन होगा? तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होता है। देखो जेनॉन, ओके, प्लेन में, तो प्लेन में 3 होंगे। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब ऐसा, ओके, ऊपर नीचे, तो ऐसे ये ट्रिगोनल, ऊपर एक नीचे एक, बाइपिरामिडल हो गया। पर प्लेन में तीनों भी हमारे आएंगे लोन पेयर्स। ओके, तो प्लेन में लोन पेयर्स आ गए। ओके, मैंने इसी के ऊपर लोन पेयर बना दिया, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये प्लेन में आ गए, और फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे। ये होता है सबसे स्टेबल अरेंजमेंट, जिसमें सबसे कम रिपल्शन होगा। तो ये हमारे जेनॉन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। क्या है? लीनियर है भाई साहब। आ गई बात समझ में? अब मैंने ये सारी चीजें महाभारत बताई ना, हम लोग ने इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल पढ़ा था वेस्पर में, लास्ट वाला एग्जाम्पल। ओके, ICl2 माइनस पढ़ा था हम लोग ने। ओके, ICl2 माइनस, ओके, जिसमें भी सेम ऐसे ही था, 3 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स थे उसमें भी। ओके, तो अब देखो उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? डिट्टो सेम इसी तरह से होगा, क्योंकि जिनका 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होता है और ये 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, 3 लोन पेयर प्लेन में, 2 बॉन्ड पेयर ऊपर नीचे। ओके, तो इसका भी वैसे ही है, तो इसके केस में भी ऐसे ही होगा। ओके, आयोडीन, ओके, 2 बॉन्ड पेयर ऊपर नीचे, बॉन्ड पेयर बनेंगे क्लोरीन के साथ, और 3 लोन पेयर प्लेन में, तो ये बन गया 3 लोन पेयर प्लेन में। ओके, अब हमें दिया क्या है? सिर्फ
ICl2 की जगह पे Br2 लगा दिया। I तो सेम ही है, Cl2 की जगह पे Br2। अब दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, माइनस चार्ज है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, तो आपको डिट्टो सेम टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखो ये 7 और ये 7 टू द 14, तो ये 7 प्लस 14 कितना होता है? 21 प्लस 1 22, इसको भी 22 ही थे, तो अरेंजमेंट भी डिट्टो इनका सेम ही होगा ऐसे। ओके, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लो ICl2 का, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका IBr2 जैसा ही अरेंजमेंट है। या फिर आप IBr2 का देख लेना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के, ओके, या फिर ICl2 को देखना, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ICl2 का देखना है बना के तो ICl2 का देख लो बना के, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐसे ही मिलेगा। ओके, ICl2 का भी एकदम डिट्टो ऐसे I में बना के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर Cl और यहाँ पर 3 लोन पेयर आयोडीन के ऊपर, ओके, क्लोरीन के ऊपर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमसे कुछ लेना देना नहीं। हमें देखो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, सेम इसका और इसका देखो स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सेम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स, ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो सेम है, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन सेम है। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मिलते हैं हमको ये, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन सेम इसका और इसका। ओके, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल इसका भी अरेंजमेंट होगा, और ऐसा अरेंजमेंट होगा कि भाई साहब प्लेन में ही 3 लोन पेयर आ जाएंगे। ओके, तो अपने को ये याद रखना है, ये चीज, ये जिस यहां पर हमें सेम मिले, ओके, हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, 3 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर, लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो इसमें भी देखो ICl2 माइनस हम लोग ने पढ़ा था, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सेम आप IBr2 माइनस का भी ड्रॉ करोगे। ओके, ऐसा ही आपको मिलेगा I 3 4 5 6 ऐसे, Br2 चलो मैंने ड्रॉ करके दे भी दिया, आपको अगर चेक भी करना रहेगा तो आप कर सकते हो। इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो दिखाने की जरूरत नहीं अपने को लेना देना इनसे ही है। ओके, तो देखो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सेम स्ट्रक्चर रहेगा XCF2 जैसे ही IBr2 का भी। ओके, यहां पर दिखा देता हूं IBr2 ऐसे। ओके, हो गया, इनको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ये हमारे आइसोस्ट्रक्चरल भी है देखो। ओके, लीनियर, तो देखो लीनियर ही ये भी। आगे बात समझ में? ओके, तो स्ट्रक्चर भी इनका सेम है हमारे बी का, तो बाकी के स्ट्रक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं बाकी के स्पीशीज की। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब एकदम सिंपल सा सवाल है, देखो, कंसिडर द मॉलिक्यूल्स मीथेन, अमोनिया, वाटर, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ओके, चलो पढ़ना अच्छे से क्वेश्चन को, बाद में आगे उड़ी मारना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर क्या दिया है? ओके, इज लार्जर देन the HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। ओके, HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 होता है क्या? HOH बॉन्ड एंगल कितना है? ओके, 104.5 डिग्रीज है वाटर में, और CH4 में HCH बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्रीज। पढ़ा है हम लोग ने, टेट्राहीड्रल, करेक्ट, ये बेंट है ऐसा। ओके, ये टेट्राहीड्रल है, कार्बन हाइड्रोजन 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 ऐसे। ओके, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल ये है 109 डिग्री, इनके बीच में बॉन्ड एंगल ये है। ओके, अच्छे से देखा हम लोग ने ये सारी चीजें। ओके, आपको अगर दिक्कत लग रही होगी इस चीज में तो आप जाके कॉन्सेप्ट एड ऑन में भी देख सकते हो, मैंने समझाया हुआ है। ओके, हम लोग लोन पेयर्स तो लेते नहीं है, ओके, शेप में, तो ये 2 लोन पेयर्स ऐसे टेट्राहीड्रल में अरेंज्ड है, पर इसको लेते नहीं, तो शेप बेंट है, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल इतना है। यहाँ पर तो सारे के सारे एकदम बॉन्ड पेयर्स है और टेट्राहीड्रन में अरेंज हुए, और नॉर्मल टेट्राहीड्रन का बॉन्ड एंगल, यहाँ पर नॉर्मल टेट्राहीड्रन में HCH का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, पढ़ा हम लोग ने। तो देखो आप ध्यान से, बड़ा है क्या 104.5 डिग्रीज, थोड़ी ग्रेटर है 109 से। ओके, लेस है ना, तो बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज एक्चुअल में क्या है? लेस देन CH4 है। ओके, ग्रेटर देन नहीं है, अब दिया क्या है? लार्जर देन दिया है। ओके, तो स्टेटमेंट अपना गलत है, फॉल्स है, मिल गया पहले ही स्टेटमेंट हमें हमारा फॉल्स वाला। ओके, अब चलो बाकी के स्टेटमेंट भी एक बार फटाफट देख लेते, उसमें कोई फॉल्स वाला है कि नहीं देखते। ओके, तो HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर फिर से वो ही 104.5 डिग्रीज। ओके, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। ओके, तो देखो अमोनिया में HNH बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्रीज। अब है क्या स्मॉलर? ओके, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज यस स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया जो होता है 107। तो वाटर का बॉन्ड एंगल है वाकई में स्मॉलर है देन 107। ओके, 104.5 डिग्रीज लेसर देन 107, तो ये HOH बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। क्लियर?
ये हमारा करेक्ट है। ओके, फिर HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, ठीक है भाई साहब, कितना होता है हमको पता है 109 डिग्रीज, अभी देखा था हम लोग ने। HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, ये होता है 107 डिग्रीज, अभी देखा हम लोग ने। वो 109.5 होता है, सॉरी, ओके 109.5 डिग्रीज, ये होता है 107 डिग्रीज अमोनिया। एंड HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर, ये होता है, अभी देखा हम लोग ने 104.5 डिग्रीज। आर ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, यस बिल्कुल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज से, तो ये भी करेक्ट ही है अपना। और HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, वही 109.5 डिग्रीज, ओके, इज लार्जर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, ओके 109.5 डिग्रीज लार्जर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, कितना होता है 107 डिग्रीज, है क्या 109.5 डिग्री लार्जर देन, यस लार्जर देन अमोनिया है, खत्म बात। तो ये भी अपना राइट स्टेटमेंट है। तो फॉल्स कौन सा था, सिर्फ ये वाला, ओके ये। चलो अब आते हैं लास्ट वाले सवाल पर, ओके 2016 वाला ही है ये, लास्ट एकदम, मैंने 22 से स्टार्ट किया, 16 तक आ गए हम लोग। मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम 1 विद द शेप गिवन इन कॉलम 2, ओके कंपाउंड ये गिवन इन कॉलम 1 विद द शेप गिवन इन कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखो कितना फेवरेट टॉपिक है, देखो ये नीट वालों का, ओके नीट वालों का मतलब जो नीट का पेपर सेट कर रहे हैं उनका कितना फेवरेट टॉपिक है ये मॉलिक्यूल्स और उनके शेप्स, क्योंकि उनको पता है कि जिस बच्चे को थियोरी पता है वेस्पर वाली, वीबी वाली, ओके तो वीबी का तो इतना लेना देना है नहीं वैसे, क्योंकि सारे के सारे जो ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के, तो इनको लेना देना किससे है भाई, बच्चे को वेस्पर थ्योरी कितनी अच्छे से समझ में आ गई है, वेस्पर थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई ना, फटाफट एकदम वो शेप लगा देगा मॉलिक्यूल के सामने। अगर वो रटके गया रहेगा ना तो बिल्कुल फंसेगा वो कभी ना कभी। चलो ठीक है, रटके भी गया होगा तो भी ये लोग बहुत शाणे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस टेक्स्ट बुक के ही मॉलिक्यूल्स उठा के पूछते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल है कुछ अलग तरीके का भी पूछ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा फर्क कर देते हैं उसमें, ICl2 माइनस की जगह पे IBr2 माइनस कर दिया तो फंस गया। अब जो रटके गए उनकी लटक गई, ओके तो वो लटक गए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स है पता करने, और उसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ओके वो पता करने, उसके ऊपर शेप हो जाएगा और फिक्स्ड शेप रहेगा। उतने नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर दिखे वही शेप होगा उस मॉलिक्यूल का, आंख बंद करके लिख देना है। तो ऐसे ही XCF2, XCO3, XCOF4, XCF4, अब ये सारे जेनॉन के कंपाउंड्स है। अब इनका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे ना तो सारे एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले होंगे, मतलब इन शॉर्ट लुईस वाला जो थियोरी है वो इस पर बेस्ड है कि भाई ये जो दिख रहे हैं आपको जेनॉन जैसे कंपाउंड, जैसे ग्रुप 18 वाले कंपाउंड्स, ये रिएक्ट ही नहीं करते, और ये तो रिएक्ट करके मस्त कंपाउंड दिख रहे हैं इनके हम लोग को यहाँ पर। तो वो लुईस वाली थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती, पर हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बिल्ड करेंगे वेस्पर वाली थ्योरी को, कॉन्सेप्ट चिपकाएंगे उसके ऊपर और फिर निकालेंगे इनके शेप्स। ओके, तो हर टाइम पर लुईस वाला स्ट्रक्चर हमें राइट स्ट्रक्चर देगा ऐसी जरूरत नहीं है, ओके समझ लेना ये चीज को। पर हाँ, हमें वो बिल्कुल लुईस वाला स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल ये बताएगा कि भाई कितने बॉन्ड पेयर्स है, कितने लोन पेयर्स है, क्योंकि वेस्पर को सिंगल और डबल बॉन्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेस्पर को सिर्फ बॉन्ड 1 है, 2 है या 3 है, उसका इक्वल टू होता है 1 ही बॉन्ड पेयर है। ओके, तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा भाई, अपने को जो चाहिए वो पता चल जाएगा कि कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर, उसके हिसाब से अपन शेप बता सकते हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। XCF6, ओके तो आपके लिए सब नए कंपाउंड्स होंगे शायद, जो पहली बार पढ़ रहे इस चैप्टर को, ओके 11th में है, जो 12th में है उन्होंने पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो शायद उनको पता भी होगा इनके आंसर्स। अगर उन्होंने 11th में वेस्पर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, उसको अप्लाई कर देंगे तो ये आपको आंसर्स पता भी होंगे। ओके चलो शुरू करते हैं। तो जेनॉन और F6 है, ओके तो इसका अगर अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ओके तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब मैं बनाते नहीं बैठूंगा यहाँ पर, ओके आप खुद से बना सकते हो, सेम रूल्स अप्लाई करने हैं। बस मैंने एक चीज बताई आपको, जेनॉन सारे जेनॉन के कंपाउंड्स में जेनॉन का ऑक्टेट पूरा मत करते बैठना, होगा नहीं, एक्सपांडेड ऑक्टेट ही होगा। यहीं पर दिख रहा है देखो 6 बॉन्ड्स बन रहे, 12 है और ये 13 और 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं। ओके तो ये 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। ओके 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ओके तो कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स हो गए भाई साहब इसके। ओके तो जब ऐसे 7 होता है ना और 6 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर है, तब क्या होता है 6 बॉन्ड पेयर की वजह से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है, पर ये लोन पेयर की वजह से ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्ट हो जाता है। कैसे डिस्टॉर्ट होता है मैं बता देता हूं आपको। देखो जेनॉन है हमारा, ऑक्टाहेड्रल में ये जो फ्लोरीन एटम्स है ये ऐसे, ओके प्लेन मतलब स्क्वायर प्लेनर वाला रहता है अरेंजमेंट। ओके और फिर ऊपर एक फ्लोरीन रहता है और नीचे एक फ्लोरीन रहता है, ये XCF6 हो जाएगा। पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना यहाँ पर लोन पेयर, तो इसकी वजह से ये लोन पेयर ऐसे ऊपर
ऐसे रहता है। ओके, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है फ्लोरीन वाला बॉन्ड, और ये भी टेढ़ा हो जाता है ऐसे। ओके, तो देखो टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सीधा सीधा रहता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो डिस्टॉर्ट हो गया है, इसीलिए इसका शेप क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो कहां पर है, देखो सामने ही है, ए के सामने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। ओके, XeO3, अब इसका भी आप अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, ओके, तो आपको यहां तक आप पहुंच जाओगे, इसमें फंस जाओगे। ओके, क्योंकि यहां पर हम लोग को डबल बॉन्ड है वो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे आप 1 2 3 सपोज ऐसे ऑक्सीजन के एटम्स बना दोगे। ओके, और फिर यहां पर एक लोन पेयर रहेगा आपके पास, ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहां पर हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 3 ऐसे मिल जाएगा। पर होगा क्या एक्चुअल में, उसमें से मतलब एक्चुअल में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर में। ओके, तो लुईस वाला हमें सिंगल बॉन्ड ही बता देगा। पर देखो सिंगल बॉन्ड पर भी पहुंच गए आप तो भी क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड वाला भी स्ट्रक्चर तक पहुंच गए तो भी क्या है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और डबल बॉन्ड वाला भी समझ में आ गया आपको। ओके, याद रहेगा आपको, अगर XeO3 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड है। पर आप वेस्पर के लिए क्या करोगे, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही लोगे, तो 1 2 3 ही बॉन्ड पेयर हो गए, फिर सेम ही हो गया। ओके, और लोन पेयर 1। ओके, तो मैंने बता दिया आपको, अगर आपको लुईस से सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच ही जाओगे। अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर याद भी है तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को हम लोग एक ही बॉन्ड मानते हैं वेस्पर में, तो 3 ही बॉन्ड पेयर बनेंगे और 1 ही लोन पेयर होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन जब होते हैं तब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। ओके, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, पर शेप क्या होगा फिर। ओके, शेप इस लोन पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, शेप क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो Xe, ऊपर ये लोन पेयर चला जाएगा। ओके, और नीचे ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड होंगे, तो क्या हो गया, अमोनिया जैसे स्ट्रक्चर हो गया ना, NH3 ऊपर लोन पेयर, राइट। तो ये ट्रिगोनल पिरामिडल हो गया। देखो ट्राइगोनल, नीचे ट्राइंगल बन रहा है 3 ऑक्सीजन एटम का, और पिरामिड बन रहा है। ओके, तो ट्रिगोनल पिरामिडल, तो देखो यहाँ पर पिरामिडल दिया है, पिरामिडल और ट्रिगोनल पिरामिडल एक ही है। तो चलो XeO3 पिरामिडल। ओके, ऐसे ही XeOF4, अब इसका देखते हैं। ओके, जिनको भी कॉपी डाउन करना है कर लो, मैं रफ करने वाला हूं अब, या फिर जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो भाई साहब। अब XeOF4 के केस में आप इसका भी अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ओके, 4 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन। ओके, और 1 लोन पेयर रहेगा। ओके, ज़ेनॉन के ऊपर। आ गई बात समझ में। ओके, तो अब इसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर्स है, 1 है लोन पेयर। ओके, ज़ेनॉन से रिलेटेड। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स, 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स हो गए। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स का कैसा अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रली होना चाहिए अरेंजमेंट, करेक्ट। तो ऑक्टाहेड्रल में अरेंजमेंट तो ऑक्टाहेड्रल है, पर अब अरेंज इस तरह से होंगे। ओके, स्टेबल अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि भाई साहब देखो, ये ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहेगा। ओके, ये फ्लोरीन जो होंगे, 4 फ्लोरीन होंगे प्लेन में। ओके, ऐसे। ओके, XeOF4 और नीचे होगा ऐसा लोन पेयर। आगे बात समझ में। तो कैसा अरेंजमेंट हो गया फिर, स्क्वायर। और देखो हर एक, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको, हर एक स्क्वायर का जो एंड है वो इस ऑक्सीजन एटम के साथ, देखो आप जोड़ के देखो फ्लोरीन को ऑक्सीजन एटम के साथ क्या बन रहा है, देखो पिरामिड जैसे बन रहा है, राइट। ये एक फेस, ये दूसरा, ये तीसरा, और पीछे वाला चौथा फेस। ओके, तो पिरामिड बन गया, पर स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया शेप। ओके, नीचे वाला पकड़ेंगे नहीं हम लोग, लोन पेयर को नहीं पकड़ते हम लोग शेप में। ओके, वेस्पर और VB में भी, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गया। तो देखो XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल। ओके, अब देखो XeF4 को देखते हैं हम लोग। ओके, ये भी दिखा देता हूं मैं, वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि वो स्क्वायर प्लेनर ही होगा, पर फिर भी देखना ध्यान से। अब XeF4 के केस में मैं इसको हटा देता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ऐसा 1 2 3 4 फ्लोरीन मिलेंगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तब आप। ओके, और 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर मिलेंगे ज़ेनॉन पर। ओके, ऐसे। तो इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर हो गए, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन हो गए, करेक्ट। तो 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन का अरेंजमेंट फिर से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। पर अब इस तरह से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा भाई साहब कि ये अब मजेदार स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो, ओके, यहां पर किसको भी करना रहेगा स्क्रीनशॉट तो ले लो। ओके,
ओके, तो कैसा होगा अरेंजमेंट इसका, देखो ऐसे स्क्वायर में, ओके, प्लेनर फ्लोरीन एटम्स, ऐसे स्क्वायर प्लेनर वाले इसमें 4 फ्लोरीन एटम्स जुड़े होंगे और 2 लोन पेयर, एक ऊपर टंगेगा एक नीचे टंगेगा ऐसे। ओके, तो हो गया ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, 4 ऊपर एक नीचे, एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, पर ये लोन पेयर ऊपर ये लोन पेयर नीचे। तो शेप क्या हो गया अपना, ये तो हम लोग भूल जाएंगे, क्या हो गया, सिंपली स्क्वायर प्लेनर हो गया। करेक्ट, यस। तो देखो स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो क्या है, ए का 1 बी का 3, तो ए का 1 बी का 3, चलो मिल गया हमें आंसर, ए का 1 बी का 3, खत्म। ओके, फिर भी चेक कर लेते हैं, सी का 4 और डी का 2। ओके, तो सी का 4 डी का 2 बी। क्लियर हो गई बात। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपको अब हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, पर बहुत सारे सवाल तो इतने थे नहीं इस चैप्टर से, मतलब आए हुए इतने भी बहुत सारे नहीं थे, पर फिर भी देखो 16 क्वेश्चंस के आसपास आए हुए पिछले 6-7 सालों में, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए। तो हर एक साल में 2 एवरेज क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा भी चैप्टर है, और उसमें से कौन से रीजन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको अब पता चल गया होगा। देखो PYQ सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि हम लोग को पता चल जाता है कि चैप्टर के कौन से पार्ट से क्वेश्चन खींच के पूछे जा रहे हैं। तो वेस्पर से पूछे जा रहे हैं, VB से पूछे जा रहे हैं, MO से पूछे जा रहे हैं ज्यादा, ओके, ऑक्टेट रूल से भी पूछे जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमें समझ में आ जाते हैं, ओके, और कुछ ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट्स भी समझ में आ जाते हैं। ओके, तो बस हमें क्या करना है, हमें सारी चीजें तो पढ़नी है ही, पर आइडिया भी लेना है कि भाई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उन तरह के क्वेश्चंस हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में MPQs में हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उससे भी और ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर से। ओके, आपको अब आइडिया होगा कि कौन से टाइप के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो बस इसी के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में MPQs के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो एंड हैव अ ग्रेट डे।